Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel Unravel Study. Today we are starting Unit 2 from the book BPCG 172 Youth, Gender and Identity. The title of this unit is Developmental Aspects of Youth. If you have not watched Unit 1 yet, the playlist link is in the description below and also at the end of this video. So do check it out for better continuity. Now without any delay, let's start with Unit 2. इस यूनिट में हम यूथ के डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूथ एक ऐसा पीरियड होता है लाइफ का जब फिजिकल, इमोशनल और सोशल लेवल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे होते हैं। इस फेज में एक इंडिविजुअल नए रोल्स अडेप्ट करता है, अपनी आइडेंटिटी डेवलप करता है और फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रेडी होता है। यूथ सिर्फ एक बायोलॉजिकल स्टेज नहीं होती, बल्कि इसमें सोसाइटी, फैमिली और कल्चर का भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। ये फेज इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टाइम पीरियड पे हमारी अडल्ट लाइफ की फाउंडेशन भी तैयार हो रही होती है। तो इस यूनिट के थ्रू हम समझेंगे कि यूथ के डेवलपमेंट के कौन से एस्पेक्ट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं और कैसे ये हमारी फ्यूचर लाइफ को शेप करते हैं। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, मतलब ये वूम टू टूम जाता है, यानी कि जब आप अपनी मदर की वूम में होते हो वहां से लेके टूम तक। इसमें फिजिकल ग्रोथ, थिंकिंग एबिलिटीज, इमोशनल मैच्योरिटी और सोशल स्किल्स सब कुछ इंक्लूड होते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ के हर स्टेज में चेंजेस लाता है। कुछ की पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि डेवलपमेंट लाइफ के हर स्टेज में होता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। मल्टी डायमेंशनल, इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सब तरीके के डेवलपमेंट जो है वो इंक्लूड होते हैं। इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब हमारे जीन्स और हमारा एनवायरनमेंट दोनों मिलकर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। बिल्ड ऑन प्रीवियस स्टेजेस, जो स्किल्स हम सीखते हैं वो फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प करती है, यानी कि जो अपने प्रीवियस स्टेज पे हमने स्किल सीख ली होती है वो हमारे फ्यूचर ग्रोथ में हमें हेल्प करती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर पर्सन का ग्रोथ का पेस अलग होता है, सब अपने स्पीड से डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सपोर्टिव होम एनवायरनमेंट अगर हो तो यूथ का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रांग बनने में हेल्प करता है। अब जब हमने समझ लिया कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, तो अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं उन एरियाज को जिनके थ्रू एक इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। यूथ डेवलपमेंट अलग अलग एस्पेक्ट्स पे दिखाई देता है, जैसे कि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मॉरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स जैसे कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आना, प्यूबर्टी के साइंस दिखना और सेक्सुअल मैच्योरिटी आना। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब सोचने, रीजनिंग करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की और डिसीजन मेकिंग की स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होना। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट, अपने इमोशंस को समझना, उन्हें एक्सप्रेस करना और कंट्रोल करना सीखना। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट, राइट और रॉन्ग को समझना और अपने पर्सनल एथिक्स बनाना। सोशल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिल्ड करना, लाइक फ्रेंडशिप करना, पीयर रिलेशन डेवलप करना और सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अपने पर्पस को समझना और लाइफ में डीपर मीनिंग और वैल्यू से कनेक्ट करना। हर एस्पेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है और मिलकर एक पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट शेप करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट फेज के बारे में, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ यूथ इन एडोलेसेंस ईयर्स। एडोलेसेंस एक ऐसा टाइम है जब एक बच्चा चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ ट्रांजिशन करता है। इस पीरियड में रैपिड चेंजेस होते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल लेवल पर। जनरली ये जो पीरियड है ये 12 से 18 ईयर्स के बीच में होता है। अब इस टाइम एडोलेसेंट को कुछ इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करने होते हैं ताकि वो हेल्दी अडल्ट बन सके। तो क्या है ये टास्क? सबसे पहले मैच्योर रिलेशनशिप, डीप और रिस्पॉन्सिबल फ्रेंडशिप डेवलप करना और जेंडर रिलेशनशिप्स को समझना। सोशल रोल, अपनी जेंडर आइडेंटिटी को समझना और उसे एक्सेप्ट करना।
एक्सेप्टिंग वंस बॉडी, फिजिकल चेंजेस को एक्सेप्ट करना जो उस टाइम पीरियड पे चल रहे हैं, और अपनी बॉडी के अपीयरेंस के साथ कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करना। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल इंडिपेंडेंस। इस स्टेज पर एडोलेसेंट को सीखना पड़ता है कि वो अपने डिसीजन खुद कैसे लें और अपने इमोशंस को बिना किसी ओवर डिपेंडेंस के हैंडल कर सकें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक करियर। यहाँ पर फोकस होता है एक प्रोफेशन चूज करने पर और उसके लिए ज़रूरी स्किल डेवलप करने पर, ताकि फ्यूचर में इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी अचीव हो। नेक्स्ट है एक्वायरिंग स्किल्स। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, टीम वर्क करना, लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाना और कम्युनिटी लाइफ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, ये सब स्किल्स डेवलप करना ज़रूरी होता है। एक्वायरिंग वैल्यूज़ एंड एथिकल सिस्टम। इस फेज के टाइम पे एडोलेसेंट अपनी एक मोरल कोड और बिलीफ सिस्टम डेवलप करते हैं जो उनका बिहेवियर आगे चल के कैसा होगा उसे गाइड करता है। नेक्स्ट है डिजायरिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। एडोलेसेंट को अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो टुवर्ड्स सोसाइटी है उसे समझना होता है और मैच्योर रिस्पॉन्सिबल वे में एक्ट करना सीखना होता है। अगर ये सारे टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल अडल्ट आइडेंटिटी डेवलप होती है, लेकिन अगर कोई फेलियर होता है तो कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी और अडल्टहुड रोल्स में एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम है वो आगे चल के देखनी पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजिकल या फिर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ यूथ इन एडोलेसेंस ईयर्स। एडोलेसेंस में प्यूबर्टी की वजह से बॉडी में इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल और बॉडीली चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में कुछ कॉमन होते हैं और कुछ अलग भी होते हैं। सबसे पहले हम कॉमन चेंजेस के बारे में बात करते हैं। पहली है ग्रोथ स्पर्ट, यानी कि हाइट और वेट इन दोनों का एकदम से रैपिड इंक्रीज होना। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, यानी कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलप होना जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि वॉइस चेंज होना, बॉडी हेयर का आना और दूसरे बॉडी चेंजेस होना। अब बॉयज़ में फिजिकल डेवलपमेंट कुछ इस तरह से होती है जैसे कि उनके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड होने लगते हैं, फेशियल और बॉडी हेयर ग्रोथ होती है, वॉइस जो है वो डीप होने लगती है, मसल मास में इंक्रीज होता है और उनकी जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट हो जाती है। गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं, उनके जो हिप्स हैं वो वाइडन होने लगते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है और उनके जो हिप्स और थाइज हैं उनके अराउंड फैट डिपॉजिट होने लगता है। ये सारे फिजिकल चेंजेस एडोलेसेंट बॉडी को ग्रेजुअली अडल्ट बॉडी के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये बेसिकली एक चार्ट है गर्ल्स और बॉयज़ की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस ईयर्स उसके ऊपर। तो हमारा जो पहला एस्पेक्ट है वो है ग्रोथ पैटर्न। गर्ल्स में जो ग्रोथ है वो प्रोसेस उसका थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है अराउंड 10 ईयर्स, और जो बॉयज़ की बॉडी है उसमें जो ग्रोथ प्रोसेस है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है अराउंड 12 ईयर्स। नेक्स्ट है प्राइमरी सेक्सुअल डेवलपमेंट। गर्ल्स में ओवरीज एनलार्ज होती हैं और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती हैं। बॉयज़ में टेस्टीज और पेनिस जो है उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट। गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है और उनकी जो बॉडी शेप है उसमें भी चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे कि हिप्स वाइड होना। बॉयज़ का जो है उनका वॉइस जो है वो डीप होने लगती है और फेशियल हेयर्स उनके आने लग जाते हैं। अगर हम बात करें स्लीप रिक्वायरमेंट की तो दोनों ही गर्ल्स बॉयज़ को मोर देन 9 आवर्स की जो स्लीप है वो चाहिए होती है एडोलेसेंट ईयर में, ताकि उनकी जो बॉडी है वो सही तरीके से डेवलप हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ यूथ इन एडोलेसेंस ईयर्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना, जैसे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना, डिसीजन लेना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अर्ली एडोलेसेंस में बच्चों का जो थिंकिंग स्टाइल होता है वो ज़्यादा कॉन्क्रीट होता है, मतलब डायरेक्ट और सिंपल सोच उनकी होती है जिसमें ईगोसेंट्रिज्म और इम्पल्सिव बिहेवियर भी दिखता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लगती है और उनके एक्शंस भी ज़्यादा थॉटफुल बन जाते हैं। इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम 2 पार्ट्स में देखते हैं, जैसे कि पहला है कॉग्निटिव प्रोसेसेस और सेकंड है कॉग्निटिव एबिलिटीज़। अब बात करते हैं जीन पियाजे की, जो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में एक्सप्लेन किया था।
पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 to 2 ईयर्स तक होता है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 to 7 ईयर्स तक होता है। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 ईयर्स तक होता है। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो एडोलेसेंस के बाद शुरू होता है। इस डेवलपमेंटल प्रोसेस में यूथ ग्रेजुअली बेटर थिंकर बनते हैं और अपने डिसीजंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं पियाजे के इन 4 स्टेजेस को। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 to 2 ईयर्स के बीच में होता है। इसमें जो लर्निंग है वो सेंसेस के थ्रू होती है और बच्चा जो है अपने मूवमेंट्स के थ्रू अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 to 7 ईयर्स के बीच में होती है। यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, मतलब अपनी फैमिली से या फिर आगे चल के जब बच्चा स्कूल जाएगा तो वहाँ पे इंटरेक्शन होना पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ से उनकी जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है और इमेजिनेशन भी डेवलप होने लगती है। लेकिन थिंकिंग अभी भी काफ़ी इंट्यूटिव होती है और मैजिकल होती है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस एज में बच्चा जो है वो रियल ऑब्जेक्ट और सिचुएशन के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इस टाइम उनके सामने है तो वो उसे देखकर उसके बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देंगे। उनका जो थिंकिंग है वो ज़्यादा रियलिस्टिक और ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो एडोलेसेंस ऑनवर्ड शुरू होती है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग डेवलप होती है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चे के सामने नहीं भी है तो भी वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकता है। जैसे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट सामने था, लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ऑब्जेक्ट सामने नहीं है, फिर भी बच्चा उसके बारे में सोच सकता है। यानी कि बच्चे अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में भी सोच सकते हैं। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे एक तरह के लिटिल साइंटिस्ट की तरह हैं। अपनी दुनिया को वो खुद एक्सप्लोर करते हैं और अपना अंडरस्टैंडिंग खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। उनका कहना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हर स्टेज पे नए और हायर लेवल के कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो अटेन होते हैं। तो एडोलेसेंस ईयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक क्रूशियल टाइम होता है जिसमें लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग का फुल डेवलपमेंट होने लगता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब हमने देखा कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस के टाइम पे इंडिविजुअल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एंटर कर जाता है। इस स्टेज में कुछ इंपॉर्टेंट एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं, जैसे कि डिडक्टिव रीजनिंग। ये एबिलिटी होती है जर्नल आइडिया से स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करना, यानी कि ब्रॉडली सोचकर एग्जैक्ट रिजल्ट तक जाना। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी है जो बहुत बार अपनी वीडियोज़ में दिया है। अगर हम क्लास में कोई भी ग्रामर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव पैसिव वॉइस, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को डायरेक्ट रूल नहीं पढ़ाएंगे। हम सबसे पहले क्लास में बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखेंगे, उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे कि उन्हें पता है कि इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या वर्ब है इस सेंटेंस में। उसके बाद हम उन्हें कुछ रूल्स बताएंगे जो एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में चेंज करेगा। हमने वो रूल्स लिखे, बच्चों को सेंटेंस जो है वो पैसिव में चेंज करना सिखाया। उसके बाद क्या होगा कि बच्चे खुद रूल जो है वो डिकोड करेंगे। यानी कि पहले हमने उन्हें पूरा एक जर्नल आइडिया दे दिया और उस आइडिया के बाद बच्चे जो है स्पेसिफिक कंक्लूजन यानी कि रूल्स तक पहुंचे। इसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट और प्रोपोर्शनल थॉट। इस स्टेज में एडोलेसेंट कॉन्क्रीट फैक्ट्स से आगे सोचने लगता है। अभी हमने बात की थी कि कॉन्क्रीट फैक्ट्स में वो अपने सामने जो रियल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर थिंकिंग करता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में अगर वो ऑब्जेक्ट सामने नहीं भी है इन्वायरमेंट में उस टाइम तो भी वो उसके बारे में सोच सकता है। वो पैटर्न समझने लगते हैं, थ्योरीज फॉर्म करते हैं और एग्जिस्टिंग आइडिया को क्वेश्चन करने लगते हैं। अगर हम एग्जाम्पल से समझें, अंडरस्टैंडिंग दैट प्लेइंग इज नॉट बैड इफ होमवर्क इज डन। इसका मतलब उन्हें ये पता है कि अगर हम अपना होमवर्क कर लें तो उसके बाद या खेलना वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है मेटाकॉग्निशन। ये एबिलिटी होती है अपने खुद के थॉट्स को समझने और कंट्रोल करने की। ठीक है, मुझे नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा मेहनत से पढ़ना पड़ेगा,
अगर बच्चा जो है ये सोच रहा है, ये उसका एक थॉट है, दैट मीन्स अब उसे समझ में आने लगा है उसे कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ मेहनत नहीं करनी, तो ये आपकी मेटाकॉग्निशन का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। एडोलसेंट प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने लगते हैं, इसमें सॉल्यूशन को प्रॉपरली प्लान करके टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। इस स्टेज में एडोलसेंट हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, यानी कुछ एजम्पशंस बनाते हैं और उनको सिस्टमैटिकली टेस्ट करते हैं, जैसे कि एक साइंटिस्ट करता है। अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रीजनिंग बताइए, इंडक्टिव और डिडक्टिव। डिडक्टिव के बारे में अभी हमने बात की थी, अब इंडक्टिव के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, आपके बुक में जो है वो लिखा हुआ है टू ड्रॉ जर्नलाइज कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक स्टेटमेंट। आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, जर्नलाइज कंक्लूजन निकलेगा स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स में, यानी कि ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है, अगर हम इसे सिंपल वर्ड में समझें तो ये स्पेसिफिक टू जर्नल जाता है। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये जर्नल टू स्पेसिफिक जा रहा है, क्योंकि बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जर्नल कंक्लूजन निकलेगा किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल के थ्रू। और डिडक्टिव में इसका उल्टा होगा, यानी कि स्पेसिफिक कंक्लूजन निकलेगा किसी भी जर्नल रूल के थ्रू। तो सिंपल वर्ड्स में इंडक्टिव जो है वो जाता है स्पेसिफिक टू जर्नल और डिडक्टिव जो है वो जाता है जर्नल टू स्पेसिफिक। अब आपकी जो बुक में एग्जाम्पल है इंडक्टिव रीजनिंग का, उसे देख लेते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो मदर है अपने बच्चे को सिखाती है माँ बोलना, ठीक है। तो उस मदर ने अपने बच्चे को एक स्पेसिफिक टर्म सिखा दिया, वो है माँ। अब बच्चा जो है क्या करेगा, वो ग्रेजुअली और भी जर्नल पैटर्न्स को डिकोड करेगा जो माँ से रिलेटेड है, यानी कि हो सकता है वो अम्मा बोलना सीख जाए, या फिर उसे ये पता चल जाए कि अपने एल्डर्स को क्या कह के बुलाना है, कैसे ग्रीट करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हुआ, एक स्पेसिफिक वर्ड से काफ़ी जर्नल चीज़ें जो हैं वो उस बच्चे ने डिकोड कर ली। अब उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है, बच्चे को जो है उसकी मदर ने बोला टू नॉट मेस अराउंड, यानी कि गेस्ट घर पे आए हुए हैं तो बच्चे को बोला आपको यहाँ पे मेस नहीं करना। अब बच्चे को उसने एक वर्ड बोल दिया मेस नहीं करना, लेकिन बच्चे को इससे क्या समझ में आया, ये कि अपने टॉयज़ को ऐसे स्प्रेड कर देना, शाउट करना घर में, रन करना घर में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्टिवली मिलकर मेस बनती है, ठीक है। तो बच्चे ने क्या करा, इतने सारे एग्जाम्पल को एक साथ देखा कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो एक स्पेसिफिक मतलब है वो है मेस। तो ये क्या हुआ, डिडक्टिव रीजनिंग। तो चलिए अब बात करते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस ज़्यादा एडवांस होती जाती हैं। ह्यूमन माइंड को एक कंप्यूटर के जैसे कंपेयर किया गया है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव, स्टोर और प्रोसेस करता है। जब हम एडोलसेंट स्टेज में पहुंचते हैं तो हमारी थिंकिंग, एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा शार्प और एफिशिएंट बन जाती है। इन्हीं वजह से हमारी मेंटल फंक्शनिंग बेटर होने लगती है। इस स्टेज पर कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि अटेंशन एंड मेमोरी। एडोलसेंस का अटेंशन कंट्रोल और मेमोरी स्ट्रैटेजीज इंप्रूव होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन को बेटर ऑर्गेनाइज और याद रख पाता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव सेल्फ रेगुलेशन। इस एज में वो अपने फोकस, मेमोरी और अटेंशन को कंट्रोल कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन को बेटर हैंडल करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ब्रेन डेवलपमेंट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की वजह से एडोलसेंट ज़्यादा इंफॉर्मेशन को होल्ड और मैनेज कर पाते हैं, साथ ही नए कनेक्शंस, आइडिया, कॉन्सेप्ट और कैटेगरीज के बीच बनाना भी सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ यूथ इन एडोलसेंस ईयर। क्या होता है कि एडोलसेंस के टाइम पे बच्चों का जो इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। क्या इमोशनल डेवलपमेंट्स होते हैं, इस एज में मूड स्विंग्स कॉमन होते हैं, अपीयरेंस और सोशल अप्रूवल को लेके सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है, सक्सेस, फेलियर, लव और रिजेक्शन के रिएक्शंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हैं। इस टाइम पे एडोलसेंट अपनी आइडेंटिटी को लेकर भी सोचने लगता है, जैसे कि हु एम आई, ये सब क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं। क्या सोशल डेवलपमेंट होती है, जैसे कि पीयर ग्रुप्स, यानी कि जो फ्रेंड्स हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंडशिप जो है वो डीपर और इमोशनली सपोर्टिव लगने लगती है। रोमांटिक रिलेशनशिप भी इसी स्टेज में स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही एडोलसेंट जो है वो अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंस चाहते हैं, लेकिन इमोशनल सिक्योरिटी भी उतनी ही उनको ज़रूरी होती है।
अब बात कर लेते हैं बॉडी इमेज के बारे में। बॉडी इमेज एडोलेसेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लाइक हाइट, वेट, बॉडी शेप, एक्ने और वॉइस चेंज जैसे फैक्टर्स जो है वो उनकी सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव बॉडी इमेज कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जबकि नेगेटिव बॉडी इमेज एंजाइटी, डिप्रेशन या ईटिंग डिसऑर्डर का रीजन बन सकता है। मीडिया और पीयर प्रेशर भी बॉडी इमेज परसेप्शन को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है पीयर रिलेशनशिप। पीयर ग्रुप यानी कि फ्रेंड्स इमोशनल सपोर्ट देते हैं, एक्सेप्टेंस और एडवाइस देते हैं। इस एज में टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और सोसाइटी के नॉर्म सीखते हैं। पीयर प्रेशर दोनों तरफ का हो सकता है, पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी। कई बार दोस्तों का इन्फ्लुएंस पेरेंट से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। रिलेशनशिप अब डिपेंडेंसी से नेगोशिएशन और इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ता है। फ्रीडम, करियर चॉइस, फ्रेंडशिप और लाइफस्टाइल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत होते हैं एडोलसेंस के। अच्छी बॉन्डिंग के लिए कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जो है वो ज़रूरी है। बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ी स्पेस भी चाहिए होती है। अब बात कर लेते हैं, डियाना बॉमरिन ने 1991 में 4 पेरेंटिंग स्टाइल दिए थे। ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने, तो इन्होंने 4 पेरेंटिंग स्टाइल दिए जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं वो बताया। अब अगर आप ये इमेज देखो तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिवनेस, दूसरा डिमांडिंगनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कितना प्यार और समझ दिखाते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के टुवर्ड्स, और डिमांडिंगनेस मतलब कितनी एक्सपेक्टेशंस और रूल्स जो हैं वो रखते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए। तो बात कर लेते हैं इन 4 स्टाइल्स की। सबसे पहले है अथॉरिटेटिव। पेरेंट्स हाई कंट्रोल और हाई रिस्पॉन्सिवनेस दिखाते हैं इसमें, मतलब वो क्लियर रूल्स बनाते हैं, डिसिप्लिन देते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों की जो फीलिंग्स है उसको भी समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? बच्चे ज़्यादा इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, और यही सबसे बेस्ट स्टाइल माना गया है। नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन। इस पे क्या होता है? पेरेंट्स हाई कंट्रोल लेकिन लो रिस्पॉन्सिवनेस दिखाते हैं, मतलब वो स्ट्रिक्ट होते हैं, बस रूल फॉलो करवाना चाहते हैं बिना बच्चों के इमोशंस को समझे। तो इसमें क्या होता है? बच्चे डर जाते हैं या कभी कभी रिबेलियस भी हो जाते हैं। थर्ड है परमिसिव। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों से पेरेंट्स जो है वो लो कंट्रोल और हाई रिस्पॉन्सिवनेस दिखाते हैं इसमें। ठीक है, कंट्रोल तो लो है बट हाई रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन रूल्स या बाउंड्रीज नहीं सेट करते बच्चों के लिए। तो इसमें क्या होता है? बच्चे डिसिप्लिन की कमी की वजह से इम्पल्सिव या फिर इररिस्पॉन्सिबल भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है अनइन्वॉल्व्ड। इसमें पेरेंट्स जो हैं वो लो कंट्रोल और लो रिस्पॉन्सिवनेस दिखाते हैं, मतलब वो ना रूल्स देते हैं ना इमोशनल सपोर्ट देते हैं, बिल्कुल ही बच्चों से डिटैच्ड हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो है वो अकेलेपन में, लो सेल्फ एस्टीम जो है या इमोशनल इश्यूज जो है, इन सब चीज़ों का जो है उन्हें सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोरल डेवलपमेंट ऑफ यूथ इन एडोलेसेंस ईयर। जब बच्चे एडोलेसेंस में होते हैं उनका मोरल डेवलपमेंट यानी कि सही गलत समझने का जो फ़र्क है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें 2 बड़े साइकोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले देखते हैं जीन पियाजे की थ्योरी। पियाजे ने बताया कि बच्चे 2 स्टेजेस में मोरल डेवलपमेंट करते हैं। सबसे पहली स्टेज हेटेरोनॉमस मोरालिटी जो 5 से 10 ईयर्स के बीच होती है। इसमें बच्चे दूसरों के बनाए हुए रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। रूल्स उनके लिए फिक्स्ड होते हैं और कभी भी चेंज ना होने वाले होते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमस मोरालिटी, ये आफ्टर 10 ईयर्स के बाद होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो रूल्स को फ्लेक्सिबल देखते हैं और उन्हें ये समझ में आता है कि जो रूल्स हैं वो डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट से बदले भी जा सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट थ्योरी आती है लॉरेंस कोलबर्ग की। कोलबर्ग ने पियाजे के ही वर्क को आगे बढ़ाया और 3 स्टेजेस बताई मोरल डेवलपमेंट की, जिसमें सबसे पहली स्टेज है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी जो यंग चिल्ड्रंस के साथ है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि बच्चे जो है वो पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज,
अपने फ़ायदे के लिए जो है बच्चे काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें बताया कन्वेंशनल मोरालिटी, जो एडोलसेंस के टाइम पे होती है। इसमें सबसे पहले गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि दूसरों की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं बच्चे। और सेकंड है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी कि लॉ और अथॉरिटी का रिस्पेक्ट करते हैं ताकि सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। इसके बाद थर्ड स्टेज आ जाती है, वो है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो अडल्ट्स के टाइम होती है। इसमें सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि बच्चे समझते हैं कि जो लॉ है वो फेयरनेस बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि अपने इंटरनल मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, चाहे वो रूल्स के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। तो इसमें क्या की पॉइंट्स हैं, जैसे कि एडोलसेंस में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कन्वेंशनल मोरालिटी को फॉलो करते हैं, मतलब सोसाइटी में फिट होने की कोशिश करते हैं। कुछ यूथ अडल्टहुड तक जाते जाते पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी डेवलप कर लेते हैं, जहां वो अपने प्रिंसिपल्स और ह्यूमन राइट्स पे फोकस करते हैं। नाउ कम टू द कंक्लूजन। अभी तक हमने इस यूनिट में पढ़ा कि यूथ एक ऐसी क्रूशियल फेज है जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का ब्रिज बनाती है। इस फेज में बच्चों का फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। एडोलसेंस के टाइम कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट टास्क जो है वो अचीव करने होते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप बनाना, इमोशनल इंडिपेंडेंस चाहिए होता है, करियर के लिए जो है वो प्रिपेयर होना पड़ता है और अपने पर्सनल वैल्यू का फॉर्मेशन करना। देन उसके बाद हमने देखा फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, लाइक प्यूबर्टी के टाइम जो चेंजेस आते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में कैसे वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग स्किल और फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो कैसे इम्प्रूव होती है। उसके बाद हमने देखा इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि मूड रेगुलेशन, अपनी आइडेंटिटी का फॉर्मेशन, पीयर बॉन्डिंग और पेरेंट्स के साथ नेगोशिएशन सीखने लगते हैं बच्चे इसमें। और हमने देखा इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। उसके बाद हमने देखा मोरल डेवलपमेंट के बारे में कि बच्चे एक्सटर्नल अथॉरिटी से अपने इंटरनल एथिकल प्रिंसिपल की तरफ शिफ्ट होते हैं, जैसे हमने पियाजे और कोलबर्ग की थ्योरी में अभी पढ़ा। तो ओवरऑल यूथ का जो डेवलपमेंट है वो एक रिस्पॉन्सिबल, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनना है, जो सोसाइटी में अपना रोल इफेक्टिवली निभा सके। So that's all for today's video. This was the first part of Unit 2, Developmental Aspect of Youth. In the next part, we will discuss more important topics from this unit. If you found this video helpful, do give it a like, share and subscribe to my channel. Also don't forget to hit the bell icon so you never miss any update. Your like and support really encourage me to bring more such content for you. If you have not watched Unit 1 of this book yet, the playlist link in the description below and also at the end of this video. So do check it out. Also let me know in the comment section which book from IGNOU courses you would like me to cover next. I'll see you in the next video. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.